हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कल हमने रूस की क्रांति जो है स्टार्ट कर दी थी और उसमें कल हमने 1905 की क्रांति पढ़ ली थी और क्या स्थितियाँ रही कि रूस के अंदर जनता को क्रांति करनी पड़ी, कैसे जार निकोलस ने जो सेकंड है उसने कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार में अपनी जनता को झोंक दिया था, जिससे परेशान होकर लोग अपने जार और एंटी जर्मन हो गए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ ली थी और आज हम देखेंगे पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। ये जो पेट्रोग्राद है ये भी किसका नाम परिवर्तित कर दिया था, जो पीटर्सबर्ग था जो एक जर्मन नाम था उसको बदलकर इसका नाम पेट्रोग्राद कर दिया था। ये एक प्रमुख औद्योगिक नगर था और इसके अलावा मास्को भी एक प्रमुख औद्योगिक नगर था। ठीक है, तो 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत खराब थी। ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। मैंने आपको बताई थी कि एक नदी थी, नेवा नदी। ठीक है, ये रूस की प्रमुख नदी थी उस वक्त और इसके इस तरफ यानी कि दाई ओर तो जो गरीब लोग थे, जो मजदूर थे, किसान थे, उनके घर हुआ करते थे और बाईं ओर जो धनी लोग थे, जो राजा था उनका उसका विंटर पैलेस, ड्यूमा की संसद और जो भी अमीर व्यक्ति थे उनके घर हुआ करते थे। ठीक है, तो ये वहाँ की बनावट हुआ करती थी, तो इसी को ध्यान में रखकर ही वहाँ की बनावट की गई थी, भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही। ठीक है, मजदूरों के क्वार्टर्स और कारखाने नेवा नदी के दाईं तट पर और बाएं तट पर फैशनेबल इलाके विंटर पैलेस सरकारी इमारतें थी। ड्यूमा का महल भी या ड्यूमा की बैठक जो है वो भी इसी तरफ होती थी। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई थी। ठीक है, तो और साल का जो साल था उस वक्त ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ी, इसकी वजह से भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई और संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध करने लगे। मैंने बताया जो राजा था उसने जनता को शांत करने के लिए ड्यूमा का गठन किया था। फर्स्ट जो ड्यूमा थी वो 75 दिन में, दूसरी 3 महीने में समाप्त हो गई थी। तीसरी ड्यूमा उसने बनाई, वो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसके समय उसने तीसरी ड्यूमा की सुनना भी बंद कर दिया था और उसको जो ड्यूमा थे उसको धीरे धीरे लगने लगा था कि जार जो है उसके ड्यूमा को भंग करने वाला है, तो वो उसके विरोध में खड़ी हो गई। ठीक है, तो ऐसी स्थितियाँ उस वक्त पैदा हुई फरवरी 1917 में कि लोग क्रांति करने को मजबूर हो गए। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी की घोषणा कर दी गई। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व तो औरतें कर रही थी। ठीक है, ये 22 फरवरी का जो दिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। देखिए जो 22 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया, क्योंकि इस दिन क्या हुआ कि फैक्ट्रियों पर तालेबंदी कर दी गई। ठीक है, और इस वक्त जो हड़तालें की गई, क्योंकि जो पुरुष थे वो सब आंदोलन करने के लिए नदी के उस पार, नेवा नदी के उस पार जाकर जो रिहायशी इलाके थे वहाँ पर आंदोलन करने लगे थे और पीछे जो बची हुई महिलाएं थी उन्होंने फैक्ट्रियों पर तालाबंदी करके हड़तालें की थी। तो लगभग सारी फैक्ट्रियों पर हड़तालें करने वाली कौन थी? महिलाएं थी। और इसलिए जो 22 फरवरी है इसको क्या नाम दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब आप कहेंगे मैम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और ये क्या डेट बता रहा है? 22 फरवरी। तो देखिए इसका मतलब ये है कि फ्रांस में उस वक्त एक कैलेंडर चलता था जिसको जूलियन कैलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? जूलियन कैलेंडर। और वर्तमान में जो कैलेंडर हम सभी इंग्लिश कैलेंडर जो हमारे चलता है सबके, वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसके अंदर इन दोनों के अंदर 13 दिन का अंतराल होता है। कितने दिन का? 13 दिन का अंतराल होता है। ठीक है, तो उस वक्त 22 फरवरी अगर हम देखें तो जूलियन कैलेंडर के अनुसार तो 22 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आएगा और इसके 13 दिन बाद में यानी कि 8 मार्च को, ठीक है, 8 मार्च को जो है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 8 मार्च को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ठीक है, तो ये सिर्फ कैलेंडर की वजह से तिथियों का फेरबदल है, बाकी 22 फरवरी को भी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 8 मार्च को भी है, सिर्फ कैलेंडर के अलग अलग कैलेंडर के हिसाब से। ठीक है, तो इसके अंदर जो जूलियन कैलेंडर उसके अनुसार 22 फरवरी को क्या घोषित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, क्योंकि जो औरतें थी उन्होंने फैक्ट्री की हड़तालों का क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक है, इसके बाद में आंदोलनकारी जनता बस्ती के पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई थी। इस समय तक राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। इसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं थी, ये किसका आंदोलन था? जनता का आंदोलन था। ठीक है, जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने क्या लगा दिया? कर्फ्यू लगा दिया और शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए। लेकिन 24 और 25 तारीख को यानी कि 22 तारीख को आंदोलन स्टार्ट हुआ था, 24 और 25 तारीख को वो फिर से इकट्ठा हुए और उन्होंने सरकार पर नज़र रखने के वाले जो घुड़सवार जो सैनिक थे
जो पुलिस तैनात की थी उनको भी उन्होंने हटा दिया था। ठीक है, रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। देखिए 22 तारीख को आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, 23 तक शाम तक ये हट गए थे, लेकिन 24-25 को वापस से ये आंदोलन स्टार्ट किया इन्होंने। और 25 तारीख को जो ये सरकार थी, जो राजा था, उसने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया था। कब? 25 फरवरी को। ठीक है, एक एक डेट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। रविवार 25 फरवरी को ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया था। और सरकार के इस फैसले के खिलाफ ड्यूमा पहले भड़की हुई थी, उनको लग रहा था कि सरकार उनको बर्खास्त कर देगी, इसलिए वो इसके खिलाफ और प्रदर्शन करने लगी। और 26 तारीख को प्रदर्शनकारी जो थे बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाकों में इकट्ठा हो गए। बाएं तट के इलाके यानी कि जो राजा वाला इलाका था उसके अंदर। और 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके सब कुछ तहस नहस कर दिया। ठीक है, 25 को ड्यूमा बर्खास्त हुई, 26 को प्रदर्शनकारी जो बाएं तट पर इकट्ठे हुए, और 27 को उन्होंने जो पुलिस मुख्यालय थे उनको तहस नहस कर दिया। रोटी तनख्वाह, काम के घंटों की कमी, लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते हुए लोग जो है सड़कों पर जमा हो गए। और फिर जो घुड़सवार सैनिक थे उनको तैनात करना पड़ा, किसको? सरकार को। लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया, क्योंकि घुड़सवार जो सैनिक थे वो थे कौन? थे तो इन्हीं में से थे, जो सामान्य जनता थे उन्हीं में से तो थे जो सेना के अंदर गए हुए थे। और उन्हें तो पता ही है कि सेना का क्या बुरा हाल हुआ था जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। तो वो उन्होंने उस वक्त राजा का जो आदेश था उसको मानने से मना कर दिया, और जो जनता थी उसको गोली चलाने से मना कर दिया गया। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही अफसर को गोली चला दी, और दूसरे रेजिमेंट के अंदर बगावत करके हड़ताली मजदूरों के साथ में आ मिले। तो अब क्या हो गई? सेना भी साथ में हो गई। ठीक है, सेना प्लस जनता हो गई। ठीक है, पहले जनता कर रही थी, अब सेना भी उसके साथ में मिल गई। और जहाँ पर सेना मिल जाए ना, समझ लो कि उस देश का तख्ता पलट हो चुका है। ठीक है, उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहाँ पर ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी, और यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। तो आपको पूछ सकते हैं, एक मिनट, पेट्रोग्राद जो सोवियत है उसका जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो कहाँ से हुआ? तो जहाँ पर ड्यूमा की बैठक होती थी, यहाँ पर पेट्रोग्राद सोवियत, जिसे हम रूसी सोवियत भी कहते हैं वर्तमान में। ठीक है, तो सोवियत का जन्म कहाँ से हुआ? ड्यूमा की जो बैठक वाली जगह थी वहाँ से इसका जन्म हुआ। किस के द्वारा? सिपाही और जनता के द्वारा। ठीक है, अगले ही दिन एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने गया, और सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी को छोड़ दें। जो सैनिक कमांडर था एक, उसने राजा को कहा कि अब आपकी बात नहीं चलने वाली है, तो आप क्या करो, राजगद्दी को छोड़ दो। ठीक है, और कमांडरों की बात मानकर 2 मार्च को उसने गद्दी छोड़ दी। पूछा जा सकता है कि जान निकोलस ने अपनी राजगद्दी कब छोड़ी? तो 2 मार्च 1917 को इसने अपनी गद्दी छोड़ दी। ठीक है, सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। किसने? जो सोवियत बनी थी ना ऊपर अभी, उसने, और जो ड्यूमा पहले से ही थी, उन दोनों ने मिलकर एक अंतरिम सरकार बना ली और तय किया कि भविष्य के बारे में फैसला करने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप देंगे। ठीक है, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर उसका चुनाव किया जाएगा। 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में आ गया। ठीक है, तो ये फरवरी के अंदर सब कुछ तख्ता पलट हो गया। ठीक है, फरवरी में क्रांति हुई और मार्च के अंदर राजा को गद्दी से हटा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फरवरी के बाद क्या हुआ। अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी, उद्योगपति प्रभावशाली लोग थे। पर जब भी सरकार बनती है तो मैंने बताया कि सामान्य जनता को तो रोटी की व्यवस्था है उसके करने से ही फुर्सत नहीं है। तो जो प्रभावशाली है, जो थोड़े से अमीर लोग होंगे, वही सरकार को चलाने और क्रांति करने का दायित्व निभाते हैं। ठीक है, तो अंतरिम सरकार के अंदर जो सैनिक अधिकारी थे, जो सेना मिली थी, भूस्वामी, उद्योगपति और प्रभावशाली लोग थे, और उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। जनसभा करने, संगठन बनाने पर लगी पाबंदियों को हटा लिया गया। निर्वाचन का तरीका सब जगह जैसा नहीं था, लेकिन फिर भी पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियत सरकारें बना ली गई। ठीक है, अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। जब 1905 की क्रांति हुई थी ना, उसके बाद मैंने बताया कि जो संगठन वगैरह बने हुए थे उनको जो राजा था, जो सरकार थी, उसने बैन कर दिया था। ठीक है, और जो ये लेनिन है इसको देश निकाला दे दिया था। तो जैसे ही राजा हट गया, ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ, तो इसको भी, इस पर जो पाबंदियां लगी हुई थी वो भी हटा दी गई। तो जो लेनिन था, बोल्शेविकों का नेता, वो भी वापस कहाँ आ गया? रूस आ गया। ठीक है, और जैसे ही वो रूस आया तो उसने बताया कि सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए कि जो 1917 चल रहा है, तो 1917 में अभी तक तो क्या चल रहा है? फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है। तो उसने कहा कि सबसे पहला काम हमें ये करना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है इसको समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। ये किसका कहना था? जो लेनिन था, बोल्शेविकों का नेता, उसका कहना था। उनका कहना था कि
सोवियतों को सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए और युद्ध समाप्त किया जाना चाहिए। सारी जमीन जो है किसानों के हवाले कर दिया जाना चाहिए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए। यानी कि तीन मांगे इसने रखी। पहला, युद्ध समाप्त किया जाए, दूसरा, सारी जमीन किसानों को दे दी जाए और तीसरा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। ये जो तीन मांगे हैं इसको अप्रैल थीसिस कहा जाता है। यानी कि मार्च में राजा की गद्दी समाप्त हुई और अप्रैल के अंदर इसको वापस रूस बुला लिया गया। तो अप्रैल में इसको रूस बुला लिया गया। इसे अप्रैल थीसिस कहते हैं। अप्रैल थीसिस यानी कि अप्रैल की 3 थीसिस किसने दी थी? लेनिन ने दी थी। ठीक है, कौन कौन सी दी थी? तो मैंने आपको तीनों बताई, तीनों आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। ठीक है, पार्टी का नाम क्या रख दिया जाए? कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोग अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरान हुए। देखिए, जब इसने ये थीसिस दी थी ना, तो लोग सोचते थे कि यार अभी ये समय नहीं है कि इन चीज़ों पर अमल किया जाए। जो सरकार बनी हुई थी ना, उनका ये मानना था। ठीक है, तो अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया था। फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए, लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी। ठीक है, गर्मियों में मजदूर आंदोलन फैल गया और औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बन गई। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी, सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी और 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। जिससे अंतरिम सरकार कमजोर होती गई, बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा। ठीक है, सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी और फैक्ट्री चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकने और मजदूरी नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया गया और बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना और भागना पड़ा। देखिए, जनता चाहती थी कि जो युद्ध है उससे लोगों की बर्बादी हो रही है, तो आप क्या करो, युद्ध बंद कर दो। ठीक है, तो युद्ध बंद करने की बाद मांग किसकी थी? जनता की थी। लेकिन सरकार, जिसके लिए जनता ने सरकार को चुना, सरकार ने वो काम नहीं किया। ठीक है, उसने युद्ध बंद नहीं करवाया। और बोल्शेविकों की पहले ही जो घोषणा थी वो क्या थी कि जैसे अगर हमारी पार्टी अस्तित्व में आती है तो हम ये युद्ध जो है वो बंद करवा देंगे। ठीक है, तो बोल्शेविक जो है वो घोषणाएं कर रहा था और सरकार को लगा कि अगर ये बोल्शेविक ऐसे घोषणाएं करेगा तो हमारी पार्टी चली जाएगी। तो उसने क्या करा, बोल्शेविकों को धीरे धीरे गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो गाँव में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे। इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच में किसानों ने बहुत सारी जमीनों पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है अक्टूबर की क्रांति। ठीक है, अब अक्टूबर की क्रांति का बेस ये बना कि फरवरी और मार्च क्रांति के बाद में सरकार जिस उम्मीदों के साथ सरकार को बनाया गया था, सरकारों ने उम्मीदें पूरी नहीं की। फर्स्ट वर्ल्ड वार बंद नहीं किया, मजदूरों और किसानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए उन्होंने, उनकी बातें नहीं सुनी। तो जनता जो चाहती है अगर वो नहीं हो तो उसे फिर से क्या करनी पड़ी, क्रांति करनी पड़ी। तो ये अक्टूबर की क्रांति इसलिए अस्तित्व में आई। ठीक है, जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच में टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। ठीक है, सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी और इसके अंदर उन्होंने सेना और फैक्ट्री के जो सोवियत थे और उसमें मौजूद जो बोल्शेविक थे उनको भी इकट्ठा कर लिया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया गया। ठीक है, जो पेट्रोग्राद की सोवियत थी जिसका गठन हमने देखा था ऊपर, उसको और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता हड़पने के लिए राज्य कर लिया है। कब? 16 अक्टूबर 1917 को। सत्ता पर कब्जा करने के लिए ट्राटस्की एक प्रमुख समाजवादी नेता है। ठीक है, उनके नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सेना क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया और इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा। ठीक है, 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। शुरू कब हुआ? अक्टूबर क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 24 अक्टूबर को शुरू हुई थी और संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री उस वक्त कौन था? केरेंस्की था। तो याद रखेंगे कि रूस में जब अक्टूबर क्रांति हुई तो उस वक्त प्रधानमंत्री कौन था? केरेंस्की था और सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल लिया और टेलीफोन और जो टेलीग्राफ वाले जो दफ्तर थे उन पर नियंत्रण कर लिया। विंटर पैलेस की रक्षा को बढ़ा दिया गया। ठीक है, पलक झपकते ही क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि अब सरकारी कार्यालयों पर क्या कर लिया जाए? कब्जा कर लिया जाए, मंत्रियों को गिरफ्तार कर ले। और उसी दिन ओरेरा नामक युद्ध पोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। तो याद रखना कि विंटर पैलेस पर बमबारी करने वाला युद्ध पोत कौन सा था? तो अरोरा था। ठीक है, अन्य युद्ध पोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए, नेवा मैंने बताया दोनों के बीच में जो नदी थी ना नेवा, तो वहाँ से आगे बढ़ते हुए
सैनिक ठिकानों को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारियों के नियंत्रण में आ चुका था। ठीक है, मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बहुत सारे बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया गया और अन्य शहरों में बगावतें होने लगी। दोनों तरफ जमकर गोलीबारी होने लगी, किसके, बोल्शेविक और सरकार के बीच में, खास तौर पर मॉस्को में, जो मैंने ऊपर बताया था, पिट्सबर्ग और मॉस्को। ठीक है, लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का क्या हो गया, कब्जा हो गया। ठीक है, फिर अक्टूबर के बाद में क्या बदला, यानी कि अक्टूबर की क्रांति हो गई और जाहिर है कि बोल्शेविक उसमें जीती और बोल्शेविकों का सरकार पर कब्जा हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह से खिलाफ थे। मैंने बताया बोल्शेविक क्या कहते थे, जितनी भी भूमि है वो किसमें बांट दी जाए, किसानों के अंदर बांट दी जाए। ठीक है, तो ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण हो गया। दूसरी मांग उसकी क्या थी, बोल्शेविकों की जो 3 थीसिस है ना, एक तो किसानों पर जमीन बांट दी जाए और दूसरी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब, नवंबर 1917 के अंदर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। ठीक है, मतलब कि किसानों के अंदर बांट दिया गया। किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। ठीक है, शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए, ताकि बेघर और जरूरतमंद लोगों के रहने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने अभिजातीय वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी। ठीक है, 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सोवियत टोपी, जिसे बुदिनोवका क्या कहते हैं, बुदिनोवका कहते हैं, याद रखिएगा, सोवियत टोपी जिसे बुदिनोवका कहा जाता है, उसका चुनाव किया गया। ठीक है, ये सामने इसका चित्र दिखाया गया है। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक नाम रख दिया गया। उसकी एक ये भी कहना था कि जो सोवियत है बोल्शेविक पार्टी, उसका नाम क्या रख दिया जाए, कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। ठीक है, वो भी कर दिया गया। किसानों में जमीन बांट दी गई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब एक थीसिस और बची थी, वो क्या थी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है उसको भी समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, तो नवंबर 1917 में संविधान सभा के लिए बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया। ठीक है, जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कई ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। मार्च 1918 के अंदर अन्य राजनीतिक सहयोगी की असहमति के बावजूद भी बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट संधि, याद रखिएगा, कि जो पूछ सकते हैं कि रूस था उसने अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड वार से अलग किस संधि के तहत किया था, या फिर रूस और जर्मनी के बीच में कौन सी संधि हुई थी, तो नाम क्या है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, जिसके द्वारा रूस जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार से अलग हो गया जर्मनी से संधि करके। ठीक है, आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों का हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी बन गई। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया, यानी कि जो रूसी सोवियत थी उसको देश की संसद का दर्जा दे दिया। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस, याद रखिएगा, गुप्तचर पुलिस जो है उसे पहले चेका कहते थे, बाद में ओजीपीयू और एनकेवीडी का नाम दिया गया। चेका वैसे जो है वहाँ का एक क्रांतिकारी न्यायालय था, उसका नाम भी क्या था, चेका था। ठीक है, बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित होने लगे और समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थी। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकार और लेखक कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू होने लगे। पार्टी के द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोह भंग भी होने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अक्टूबर की क्रांति देखी। इसके बारे में क्या हुआ कि मैंने बताया कि एक तरफ बोल्शेविक का दबदबा था, एक तरफ जो दूसरी पार्टी थी उनका दबदबा था। तो दोनों के बीच में क्या होने लगे, आपस में ही रूस के अंदर क्या होने लगे, गृह युद्ध होने लगे। ठीक है, तो रूस के अंदर क्या होने लगे, गृह युद्ध। 1918 से लेकर 1920 के बीच में रूस के अंदर क्या हुए, गृह युद्ध हुए 1918 से लेकर 20 के बीच में। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज़्यादातर सिपाही क्या थे, किसान थे, पर भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर भागने लगे। गैर बोल्शेविक समाजवादी उदारवादी राजशाही समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह जो था उसकी निंदा की। ठीक है, इसके अलावा जो उनके नेता थे वो दक्षिण रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविक जो थे उनको रेड्स कहा गया। जो बोल्शेविक थे उनको क्या कहा, रेड्स कहा। इसके अलावा याद रखेंगे जो क्रांतिकारी थे, सामाजिक क्रांतिकारी, उनको ग्रीन्स कहा गया और जो जार के समर्थक थे उनको व्हाइट्स कहा गया। ठीक है, तो याद रखेंगे बोल्शेविकों को रेड्स
जो सामाजिक क्रांतिकारी उनको ग्रीन्स और जो जार समर्थक थे उनको व्हाइट्स कहा गया। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी और ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। ये सभी शक्तियाँ रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। कुल मिला के रूस के अंदर जो समाजवाद का प्रभाव बढ़ रहा था उसको रोकने के लिए ये सभी जो अन्य शक्तियाँ थी वो एकजुट हो रही थी। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच में चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भुखमरी जैसी समस्याएं पैदा होने लगी। तो जैसे ही अक्टूबर की क्रांति हुई उसके बाद में बोल्शेविकों का बढ़ता हुआ दबदबा देखकर जो सामाजिक क्रांतिकारी थे या जो जार के समर्थक थे ये सभी किसके खिलाफ हो गए? बोल्शेविकों के खिलाफ हो गए और गृह युद्ध स्टार्ट हो गया 1800 से लेकर 1920 तक। ठीक है, और इनकी वजह से जो गृह युद्ध है उनकी वजह से लूटमार, डकैती, भुखमरी जैसी समस्याएं कहाँ पर रूस के अंदर व्याप्त हो गई। व्हाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। ठीक है, बोल्शेविकों ने तो क्या किया, जमीनें किसानों में बांट दी, लेकिन जो निजी संपत्ति के समर्थक थे उन्होंने क्या किया, जो किसान थे उनके खिलाफ सख्त रवैया अपनाया। उनकी इन हरकतों के कारण जो गैर बोल्शेविक थे ना उनके प्रति जन समर्थन जो है और भी तेजी से घटने लगा। लोग उनसे और भी ज़्यादा नाराज होने लगे। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था और उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादी और मुस्लिम जदीदियों की मदद से ये कामयाबी मिली थी। यहाँ रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे। वहाँ ये मदद काम नहीं आ सकी। मध्य एशिया में स्थित खीवा के अंदर बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया था। ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार चाहती क्या है। ठीक है, आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयता को सोवियत संघ यूएसएसआर दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविक द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई थी। यानी कि जो यूएसएसआर था उसके अंदर जो बोल्शेविकों के द्वारा स्थापित की गई सत्ता थी उसको क्या दे दी गई, राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई। लेकिन क्योंकि बोल्शेविक ने स्थानीय सरकार पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियाँ जैसे गुमंतुवाद की रोकथाम की बड़ी कोशिशें और थोप दी थी, इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के प्रयास आंशिक रूप से सफल हो पाए। ठीक है, तो ये बोल्शेविकों का और जो अन्य पार्टियां थी उनके बीच में गृह युद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं समाजवादी समाज का निर्णय कि गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती की छूट दे दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक ये दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। ठीक है, शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरीके से काम करती है और 5वें साल के लिए लक्ष्य तय करते थे। जैसे पंचवर्षीय योजना है ना, तो उस वक्त रूस के अंदर भी पंचवर्षीय योजनाएं बनना शुरू हो गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1927 से लेकर 32 तक और दूसरी 33 से 38 के बीच में बनी थी। ठीक है, इसमें क्या किया गया, औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया गया और सरकार ने सभी तरीके की कीमती स्तर कर दी। केंद्रीकृत नियोजन की आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। 1929 से 33 के बीच तेल, कोयले, स्टील उत्पादन में 100% वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, नए औद्योगिक शहर के अस्तित्व में आने लगे, मगर तेज निर्माण कार्य के दबाव में कार्य सत्या खराब होने लगी। ठीक है, कार्य सत्या क्या होने लगी, खराब होने लगी। मैग्नेटोगार्ड्स शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया, लेकिन इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी से गुजरना पड़ा। अगर कार्य जल्दबाजी में करवाया गया तो इसलिए मजदूरों की जो स्थिति थी वो ज़्यादा क्या हो गई, खराब हो गई। नतीजा ये हुआ कि पहले साल में 550 बार काम रुका। ठीक है, रिहायशी क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतरकर सड़क पर दौड़कर जाते थे। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई और फैक्ट्री कामगारों और किसानों को विश्वविद्यालयों में दाखिलों के दिलाने के लिए इंतजाम किए गए। ठीक है, इसके अलावा एक महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बाल बाड़ियाँ खोल दी गई। सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई। मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए, लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। इसके बाद में आया स्टालिनवाद और उसका सामूहिकरण। ठीक है, स्टालिन भी एक क्या था, समाजवादी सोवियत नेता था। ठीक है, नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। 1927 से 28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया। ठीक है, सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी। सबसे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था, यानी कि सरकार ने फिक्स रेट कर दी कि इससे ज़्यादा कीमत पर कोई भी अनाज नहीं बेचेगा, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने को तैयार नहीं थे। ठीक है,
लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे। स्थिति पर काबू पाने के लिए उन्होंने सट्टाबाजी पर अंकुश लगाया और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त कर लिया। ठीक है, 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया और उन किसानों से जबरन अनाज खरीदा। ठीक है, और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। ठीक है, किसके? कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। कुलक क्या होते थे? ये शब्द याद रखिएगा। कुलक होते थे जो संपन्न अमीर जो किसान होते थे ना, वो इसलिए अनाज नहीं बेच रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि जैसे ही उसमें रेट में बढ़ोतरी होगी तब हम अनाज बेचेंगे। तो उन्होंने क्या किया सरकार ने कि जबरन उनके जो ठिकाने थे उस पर छापे मारकर और अनाज जो था उसको जब्त कर लिया। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकरण का फैसला किया गया। ठीक है, और जो खेतों का सामूहिकरण जो सामूहिक खेत थे उनको क्या कहते थे? कोल खोज कहते थे। क्या कहते थे? कोल खोज। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कोल खोज और कुलक। कोल खोज मतलब कि सामूहिक खेत। ठीक है, तो सामूहिक खेत थे उनका सामूहिकरण कर दिया गया। इस फैसले के पक्ष में एक तर्क दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे हैं। ठीक है, 1917 के बाद जमीन किसानों को दे दी गई। फलस्वरूप ज़्यादातर किसानों के पास छोटे छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। आधुनिक खेत विकसित करने के लिए उन पर मशीन की सहायता से खेती करने के लिए एक बड़ा खेत चाहिए होता है। ठीक है, तो कुलकों का सफाई करना था और उनसे जमीन छीनकर एक बड़े जो खेत है उनको बनाना था। किसानों जमीन छीनना और राज्य नियंत्रित यानी कि सरकार नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी हो गया था क्योंकि जिस छोटे छोटे खेत होंगे उन पर मशीनों से खेती करना संभव नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने खेतों को बिल्कुल इकट्ठा करके और एक बड़े बड़े खेत बनाना चाहे। इसके लिए जो कुलक थे जो खुद की जमीन रखते थे उनका सफाई करना जरूरी हो गया था। ठीक है, इसके बाद स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों जिनको क्या कहते थे कोल खोज में काम करने के लिए आदेश जारी कर दिया था। ज़्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करने लगे थे और कोल खोज के मुनाफे थे उनको सभी किसानों में बांट दिया गया था। ठीक है, इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध शुरू कर दिया और वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे। 1929 से 31 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आने लगी। सामूहिकरण का विरोध करने वाले को सख्त सजा दी जाती थी। बहुत सारे लोगों को निर्वासित या देश निकाला दे दिया गया। सामूहिकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे न तो अमीर है और न ही समाजवाद के विरोधी, वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते हैं। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानी की व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। समीकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1930 से 33 के बीच में तो खराब फसल के बाद सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जो 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे, और स्टालिन और उनके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। ठीक है, देश भर में बहुत सारे लोग इसी तरह के आरोप लगाए गए और 1939 तक आते आते 20 लाख से ज़्यादा लोगों को या तो जेलों में या श्रम शिविरों के अंदर भेज दिया गया। यानी कि जैसे जैसे लोग उनका विरोध करने लगे तो स्टालिन ने क्या किया, उनको जेलों के अंदर भेज दिया। ठीक है, इसके अलावा बाद में क्या हुआ कि ज़्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था। उन्होंने क्या किया था, बस जो उसका निर्णय था या जो भी उसकी योजना थी उसका उसने विरोध किया था, ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोगों को यातनाएं दे देकर इस आशय से बयान लिखवा लिए गए कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश रचने का हिस्सा किया है। उन लोगों पर क्या केस लगाया गया कि उन्होंने क्या किया, समाजवाद के विरुद्ध साजिश रची है। इस आधार पर उनको मार दिया गया। इनमें से कई प्रतिभावान पेशेवर लोग भी शामिल थे। तो ये भी एक तरीके से गलत चीज़ की किसने, स्टालिन ने, सिर्फ अपने समाज या अपनी जो व्यवस्था थी उसको लागू करने के लिए। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी। रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव क्या रहा कि बोल्शेविकों ने जिस तरीके से सत्ता पर कब्जा किया था, जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी। ठीक है, जो बोल्शेविकों ने उसमें जिस प्रकार से समाजवाद को लाना चाहा, उससे अन्य देशों की जो समाजवादी पार्टियां थी कुछ ज़्यादा सहमत नहीं थी। लेकिन मेहनतकशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों को एक नई उम्मीद जगा दी और बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन होने लगा। जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन और की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उसके रास्ते का अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों में प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल ऑफ द ईस्ट, ठीक है, ये इसकी सोवियत पार्टी का नाम है, और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कोमेंटन
कोमेंटन क्या है कि बोल्शेविक समर्थक जो समाजवादी पार्टी है उनका अंतर्राष्ट्रीय संगठन है कोमेंटन, ठीक है। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी जाती थी। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान मिली, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में तो इसकी उत्पत्ति हुई थी किसकी, समाजवाद की, लेकिन दूसरा जो वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था ना उसमें कई जगह पर इसका विस्तार हो चुका था, ठीक है। लेकिन 50 के दशक तक आते आते देश के भीतर लोग समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया था कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका है, ठीक है। पिछड़ा हुआ देश क्या बन चुका है, महाशक्ति बन चुका है, उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके हैं, गरीबों को भोजन मिल रहा है, लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया जा रहा है। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम रह गई थी। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे क्योंकि उसकी वजह से उनको क्या मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी। लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार से व्यापक पुनर्विचार किया गया क्योंकि जो विचारधारा थी वो अच्छी थी, लेकिन उसको जो लागू करने का तरीका जो अपनाया गया रूस के अंदर वो सही नहीं था, ठीक है। तो ये जो रूस की क्रांति है उसके बारे में विचार थे। हमने देखा फरवरी की क्रांति देखी, 1905 की क्रांति देखी, मार्च की क्रांति देखी, अक्टूबर की क्रांति देखी। उसके बाद में किस प्रकार से जो बोल्शेविक थे उसने किस प्रकार से सत्ता चलाई, किस प्रकार से लोगों का दमन भी किया। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें पढ़ा दी है। इसके जो नोट्स है वो मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगी। बहुत ही शॉर्ट नोट्स है, जो इतने सारे जो पेजेस आपने पढ़े हैं उनके बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है, एक ही पेज का, जो मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगी। आपको बस वो चीज़ें याद रखनी है। अगर आपको समय मिले तो इन चीज़ों को जरूर पढ़िएगा। जो साइड में होती है ये कुछ कहानियाँ हैं, उस वक्त लोग जो खतों के द्वारा वहाँ की जो हालात है उनको बताया करते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम औद्योगिक क्रांति पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम जो हिटलर है उसकी और उसके नाजीवाद का जो उत्पन्न हुआ वो किस प्रकार से हुआ वो भी हम आगे की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।